यूपी में सब कुछ ऑल इज वेल। सीएम योगी का सुपर 5 फॉर्मूला। उपचुनाव में होगा बड़ा खेल, अखिलेश का होगा सफाया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे खास शो में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आजकल क्या चल रहा है यूपी के राजनीतिक मैदान में। सीएम योगी को लेकर जो विरोध के सुर सुनाई दे रहे थे, संगठन योगी के ऊपर इस तरह चढ़ गया था कि लोग ये तक कहने लगे कि अब यूपी से योगी का सफाया हो जाएगा। लेकिन सीएम योगी ने भी एक शेर की तरह चुप्पी साधे रणनीति बनाई और ऐसा अटैक किया कि विरोधी सुर दिखाने वाले एक एक नेता सीएम योगी के आगे घुटने टेकने लगे। इस सब से आप समझ ही गए होंगे कि यूपी बीजेपी में अब सब कुछ ऑल इज वेल है। तो चलिए पूरा माजरा क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। ज्यादा इधर उधर की बातें करने से अच्छा हम आपको सीधा बताते हैं कि यूपी में सब कुछ अब सीएम योगी के कंट्रोल में है। जहां सीएम योगी ने सुपर 5 फॉर्मूला बनाया है, जिसमें संगठन भी साथ है। वो संगठन जो कुछ दिन पहले सीएम योगी के आगे ऐसे खड़ा था मानो बाबा को सीएम की कुर्सी से उतार दे, लेकिन बाबा भी बाबा हैं, उनके आगे कोई नहीं टिका है। तो बात है जिन चुनावी बैठकों में अब तक सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ और इनकी सुपर 30 वाली टीम होती थी, उस पर अब पहली बार दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को बुलाया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में शामिल रहे। जहां यूपी में विधानसभा के उपचुनाव की जिम्मेदारी अब तक सुपर 30 के पास थी। यूपी के 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी को विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारी करने के लिए कहा था, पर अब यह तय हुआ है कि इस जिम्मेदारी अब सुपर 5 की होगी। 5 नेताओं की इस टीम में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री हैं। सबको 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को कटहरी और मिल्कीपुर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फुलपुर और मझवा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल, भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर और धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर की जिम्मेदारी दी गई है। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, इसके पीछे की वजह तो सीएम योगी को ही पता होगी, लेकिन इस फैसले से साफ नजर आ रहा है कि सीएम योगी की क्या पावर है। जो डिप्टी सीएम योगी जिस बैठक में मौजूद थे वहां नहीं आ रहे थे, सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, आज वो सीएम योगी के आवास पर पहुंचकर उनकी टीम का एक हिस्सा बन गए हैं। खैर जो भी हो, वैसे ये सब आने वाले उपचुनाव की रणनीति है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सपा के 4 विधायकों के सांसद और 1 विधायक को सजा होने के चलते 5 सीटें खाली हुई, तो बीजेपी कोटे के 3 विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और के विधायक के सांसद बनने, तो 1 सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई। इस तरह 5 सीटें सपा कोटे की हैं, तो 5 सीटें बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के खाते की है। ऐसे में समझा जा सकता है कि उपचुनाव कितना अहम माना जा रहा है। यह चुनाव सीएम योगी की अग्नि परीक्षा जैसा है। यूपी उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने अपने 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी, लेकिन अब यह तय हुआ है कि यह जिम्मेदारी सरकार और संगठन के टॉप 5 नेता संभालेंगे। चलिए अब 5 बड़े नेताओं को जो सीटों की जिम्मेदारी मिली है और क्यों मिली है, उसके पीछे के गणित को समझते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर की कटहरी विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। ये दोनों ही सीटें 2022 में सपा ने जीती थी। कटहरी से लालजी वर्मा विधायक चुने गए थे, तो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जीते थे, लेकिन अब दोनों ही सपा विधायक सांसद बन गए हैं। मिल्कीपुर सीट के सियासी वजूद में आने के बाद से बीजेपी सिर्फ 2 बार ही जीत सकी है। इसमें एक बार 1991 और दूसरी बार 2017 में जीती। कटहरी सीट बीजेपी सिर्फ एक बार 1991 में जीत सकी है। कटहरी और मिल्कीपुर के सियासी समीकरण की बात की जाए तो सपा और बसपा के लिए दोनों सीटें सियासी तौर पर काफी मुफिद मानी जाती है। बीजेपी के लिए मुश्किल माने जाने वाली दोनों सीटों का जिम्मा खुद सीएम योगी को मिला है। मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर बीजेपी को जिताने का ताना बाना सीएम योगी खुद बुनेंगे। इसके अलावा इन दोनों ही सीटों के सियासी समीकरण को साधने का चैलेंज है। मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और दलित वोटर सबसे ज्यादा है।
सामान्य वर्ग के साथ ओबीसी वोटर निर्णायक है तो मुस्लिम भी अहम रोल में है। इसी तरह कटहरी सीट पर दलित वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी, निषाद वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फुलपुर और मझवा विधानसभा सीट के उपचुनाव की कमान सौंपी गई है। 2022 में फुलपुर सीट बीजेपी जीतने में सफल रही तो मझवा सीट उसकी सहयोगी निषाद पार्टी ने जीती थी। इन दोनों ही सीटों के विधायक अब सांसद बन चुके हैं, जिसके चलते अब उपचुनाव होने हैं। फुलपुर सीट पर बीजेपी 2017 और 2022 में जीत में सफल रही थी तो मझवा सीट पर 2017 में बीजेपी जीती थी। 2022 में निषाद पार्टी के विधायक चुने गए थे। मझवा सीट पर सपा का खाता भी नहीं खुला है, जबकि फुलपुर में 2012 में उसका विधायक चुना गया। फुलपुर और मझवा का सियासी समीकरण देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य खुद भी फुलपुर से सांसद रह चुके हैं और इसी इलाके से आते हैं। फुलपुर में दलित और यादव मतदाता अहम है, लेकिन कुर्मी यहाँ पर तुरुप का इक्का साबित होते रहे हैं। ब्राह्मण और मुस्लिम बड़ी संख्या में है, जिसके चलते सपा जीत दर्ज करती रही है। मझवा सीट के समीकरण देखें तो ब्राह्मण, मल्हा, कुशवाहा, पाल, दलित और ठाकुर वोटर अहम है, जिन्हें ज्यादातर ही जीत की इबारत लिखी जाती रही है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट की कमान सौंपी गई है। ये दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा लगातार 3 बार से जीत रही है और इरफान सोलंकी विधायक थे। 1996 के बाद से बीजेपी ये सीट जीत नहीं सकी। करहल सीट सिर्फ एक बार सपा हारी है। वहीं खास बात करहल सीट से 2022 में अखिलेश यादव विधायक रहे हैं, जिन्होंने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया है। इस तरह से दोनों ही सीट सपा की मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है। ब्रजेश पाठक को उपचुनाव में सबसे मुश्किल टास्क सौंपा गया है। सीसामऊ सीट के समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, उसके बाद ब्राह्मण, फिर दलित, कायस्थ, वैश्य, यादव और सिंधी है। मुस्लिम वोटर 1 लाख के करीब है तो 50,000 ब्राह्मण हैं। इरफान सोलंकी मुस्लिम वोटों के साथ साथ अन्य जातियों का वोट जोड़कर जीत की हैट्रिक लगा चुका है। करहल सीट सपा की परंपरागत सीट रही है, जहां यादव वोटर 1 लाख से भी ज्यादा है। उसके बाद पाल और शाक्य वोटर हैं। इसके अलावा दलित और ठाकुर वोट भी ठीक ठाक हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंद्रुकी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। कुंद्रुकी सीट पर बीजेपी महज एक बार चुनाव जीत सकी है, जबकि मीरापुर सीट के सियासी वजूद में आने के बाद बीजेपी सिर्फ एक बार 2017 में जीती है। 2022 में कुंद्रुकी सीट सपा जीतने में कामयाब रही तो मीरापुर सीट आरएलडी ने सपा के समर्थन में जीती थी। आरएलडी से विधायक बने चंदन चौहान अब सांसद चुने गए हैं। कुंद्रुकी सीट के सियासी समीकरण देखें तो 65% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। उसके बाद दलित और अन्य ओबीसी मतदाता हैं। इसके अलावा राजपूत वोटरों की संख्या 30,000 के करीब है। मीरापुर सीट के समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम है, 1,10,000 मुस्लिम और 55,000 के करीब दलित वोटर हैं। इसके बाद जाटों की संख्या 25,000 तो गुज्जर 20,000 है, जबकि प्रजापति और अन्य ओबीसी के वोट भी ठीक ठाक है। इस तरह से दोनों ही मुस्लिम बहुल्य सीट होने के चलते बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2022 में दोनों ही सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी। गाजियाबाद सीट पर 2007 से बीजेपी का कब्जा है तो खैर सीट पर 2017 से बीजेपी जीत रही है। गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर के समीकरण की बात की जाए तो दोनों ही विधानसभा सीट पर जाट वोटर अच्छी खासी संख्या में है और आरएलडी के साथ गठबंधन होने के चलते बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। गाजियाबाद में वैश्य, दलित, जाट और मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं तो खैर सीट पर जाट, दलित और मुस्लिम जीत और हार की भूमिका में हैं। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए अपने सुपर 5 की टीम तैयार कर ली है, जो अखिलेश यादव का सफाया करने के लिए रणनीति बना रही है। ऐसे में जरूर साफ हो गया है कि सीएम योगी के आगे किसी की नहीं चली और अब विरोधी सुर वालों को सीएम योगी के नक्शे कदम पर चलना पड़ रहा है। खैर, सीएम योगी की ये टीम क्या रंग लाती है, ये चुनाव रिजल्ट बताएंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।